कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर और पुराने जापानी घर से होती है, जिसके चारों तरफ साफ पानी और हरियाली है। घर के अंदर हमारा हीरो बचपन में अपने दादाजी के पीछे पीछे जा रहा होता है और उसके हाथों में एक बर्तन है। एक कमरे में जाने के बाद दादाजी उस बर्तन को एक ऊंचे शेल्फ पर रखने में हीरो की मदद करते हैं। फिर दादाजी उसे कुछ स्नैक्स देते हैं ताकि वो उन्हें भी शेल्फ पर रख सके। जैसे ही हमारा छोटा हीरो पैकेट्स को वहां रखता है, पास के कमरे में एक छोटी बच्ची मुड़कर देखती है, जैसे उसे स्नैक्स की खुशबू आ गई हो। जल्द ही वो बच्ची कमरे में भागती हुई आती है, जिस पर हीरो का ध्यान जाता है। जब हीरो का ध्यान भटकता है तो वो बच्ची चुपके से शेल्फ से स्नैक्स चुरा लेती है और वहां से भागने लगती है। हीरो तुरंत मुड़ता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, लेकिन वो छोटी बच्ची उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल देती है और हवा में गायब हो जाती है। हीरो को लगता है कि वो कोई भूत थी और वो डर जाता है, लेकिन उसके दादाजी उसे बताते हैं कि जो बच्ची उसने देखी वो बिल्कुल असली थी। दादाजी समझाते हैं कि वो उन चीजों को देख सकता है जो आम लोग नहीं देख पाते, इसलिए वो उस बच्ची को देख पाया जो असल में एक शांत आत्मा है और काफी लंबे समय से उनके घर में रह रही है। कई सालों बाद जब हमारा हीरो बड़ा हो जाता है तो वो दादाजी का घर छोड़कर अपने एक दूर के रिश्तेदार के खाली पड़े घर में शिफ्ट हो जाता है। जब हीरो अपने नए घर की तरफ जा रहा होता है तो हरामा नाम का एक लड़का यह देखकर हैरान होता है कि उनके पड़ोस में कोई नया रहने आया है। इसी बीच हीरो अपने नए घर पहुंच जाता है। वो घर के इतने बड़े साइज को देखकर हैरान रह जाता है। घर के अंदर से एक डार्क एहसास बाहर आ रहा होता है, जिससे उसे थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन हीरो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी चाबी से गेट खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही चाबी ताले पर लगती है, एक रहस्यमयी ताकत वहां आती है और उस धुंध को दूर भगा देती है। हीरो हैरान होकर अपने हाथ में रखे नोट और चाबी को देखता है और पाता है कि उसने पेपर पर जो भी लिखा था वो गायब हो गया है। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलती है और वो नोट उसके हाथों से उड़ जाता है। हवा में उड़ते हुए वो नोट एक सुनसान जगह पर रखे मंदिर के ऊपर गिरता है और फिर उस पर लिखी बाकी चीजें भी पूरी तरह से मिट जाती हैं। मंदिर के बहुत अंदर दो डरावनी आंखें दुनिया को देखने के लिए खुलती हैं। घर वापस आकर हीरो अपना सारा सामान नीचे रखता है और सफाई के उन सभी कामों की लिस्ट बनाता है जो उसे करने हैं। अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए वो सोचता है कि इतनी अच्छी जगह और इतने बड़े साइज के बावजूद किसी ने यह घर क्यों नहीं खरीदा। उसकी माँ बताती है कि कई खरीदार उस घर को देखने आए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो सब बिना कुछ बताए वहां से चले गए। हीरो हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन सफाई करते हुए इस अजीब बात को भूल जाता है। फिर वो बगीचे की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे जमीन पर कुछ फूल पड़े हुए दिखते हैं। हीरो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि वो कोई फूल लाया था। तभी वो देखता है कि झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा जीव उसे छुपकर देख रहा है। कुछ समय बाद माली वहां आता है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो पूरे बगीचे की सफाई कर देता है। फिर वो हीरो से बात करने लगता है कि नए पेड़ कहाँ लगाए जाएं। हीरो सोचता है कि उसे कुछ भी नया नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो बस कुछ समय के लिए किसी और के घर में रह रहा है। माली भी इस बात से सहमत हो जाता है। अचानक माली के कंधे के पास एक डार्क साया जमा होने लगता है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होता है। जैसे ही हीरो माली की तकलीफ देखता है, घर में अचानक एक हवा का झोंका आता है, जिससे उसका एक लिखा हुआ नोट उड़कर माली के कंधे पर जा लगता है। जैसे ही वो नोट माली को छूता है, उसका दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। जब माली अचानक ठीक होने की खुशी मना रहा होता है, हीरो देखता है कि उसके नोट की लिखाई एक बार फिर से गायब हो गई है। फिर उसे पास ही जमीन पर कुछ जड़ी बूटियां पड़ी हुई दिखती हैं और वो सोचता है कि क्या माली इन्हें लेकर आया था। माली बताता है कि वो अपने साथ कोई एक्स्ट्रा पौधे नहीं लाया था, जिससे हीरो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन हीरो उठता है और बगीचे में ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तब उसे दरवाजे के ठीक बाहर रस भरी का एक गुच्छा रखा हुआ मिलता है। इस बार वो एक अजीब जीव को वहां से जाते हुए देखता है, जिससे उसे दादाजी के घर वाली उस छोटी बच्ची की याद आ जाती है। हीरो को आखिरकार समझ आ जाता है कि कोई खास जीव उसे ठीक उसी बच्ची की तरह ये तोहफे लाकर दे रहा है। इसलिए वो कुछ चढ़ावा खरीदने के लिए बाजार जाने का फैसला करता है। वापस आने के बाद वो शुक्रिया कहने के लिए कुछ मिठाइयां और कोल्ड ड्रिंक बाहर निकालता है। हीरो के सारे तोहफे बाहर रखने के बाद एक रहस्यमयी लोमड़ी स्वादिष्ट खुशबू सूंघते हुए उसके बगीचे में आ जाती है। फिर वो लोमड़ी हीरो के सामने अपने असली रूप में आती है और उसकी जगह में बिना बुलाए आने के लिए माफी मांगती है। हीरो हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह सफेद कुत्ता उससे बात क्यों कर रहा है। वो लोमड़ी बताती है कि वो कुत्ता नहीं है, उसका नाम यामागामी है और वो पास के पहाड़ का गॉड है। यामागामी हैरान होता है कि हीरो उसे देखने के बाद भी इतना शांत कैसे है। हीरो बताता है कि उसे बस उसके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि वो इतना अच्छा था कि उसके लिए इतने सारे तोहफे लाया। फिर वो यामागामी को मिठाइयां और ड्रिंक देता है, जिसे वो बिना किसी हिचकिचाहट के खाने लगता है। जब यामागामी मिठाइयों का मजा ले रहा होता है, हीरो उसे थोड़ी शराब भी ऑफर करता है, लेकिन यामागामी उससे सादा पानी मांगता है, क्योंकि उसकी ताकत इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो शराब नहीं पी सकता। हीरो मान जाता है और उसे दुकान से खरीदा हुआ पानी देता है, जिसे पीकर यामागामी को उतना ही मजा आता है जितना प्राकृतिक झरने के पानी में आता। फिर यामागामी उसे बचाने के लिए हीरो का शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि उसकी ताकत ने कुछ बुरी आत्माओं को खत्म कर दिया जो उसकी एनर्जी सोख रही थी। हीरो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे किसी भी आत्मा से लड़ना याद नहीं है, लेकिन यामागामी समझाता है कि उसके नोट्स की लिखाई में एक खास ताकत है जो बुरी आत्माओं को दूर भगा सकती है। आखिरकार हीरो को समझ आ जाता है कि उन सभी अजीब घटनाओं के बाद उसकी लिखाई हमेशा गायब क्यों हो जाती थी। अचानक माली बगीचे में भूले हुए अपने कुछ औजार लेने के लिए घर वापस आता है। हीरो को वहां बैठे इस अजीब यामागामी को देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन यामागामी समझाता है कि आम लोग उसके जैसी आत्माओं को नहीं देख सकते। जैसा कि सोचा था, माली बिना कुछ अजीब देखे वहां से चला जाता है। इसलिए हीरो फिर से उस लोमड़ी के लिए पानी डालने लगता है। इस बार वो यामागामी को स्पार्कलिंग वाटर की एक बोतल देता है, जिससे वो एकदम हैरान रह जाता है। फिर भी यामागामी को अपने मुंह में उठते बुलबुलों में मजा आने लगता है।
पानी पीते हुए हीरो सोचता है कि उसकी बातों में बुरी आत्माओं को दूर भगाने की ताकत क्यों है। यामागामी को भी इसका सही कारण नहीं पता होता, इसलिए वो हीरो से पूछता है कि क्या लोग हमेशा उसकी अच्छी हैंडराइटिंग की तारीफ करते थे। हीरो हाँ में सिर हिलाता है और बताता है कि उसका परिवार पहले एक सराय चलाता था। उस समय एक ग्राहक ने सराय के नेम प्लेट पर हीरो की लिखाई देखी और उसे कभी ना हटाने को कहा। उसने तो यह भी सुझाव दिया कि वो अपने घर के लिए भी ऐसा ही एक बनाए। उसके बाद उस ग्राहक ने छोटे हीरो को सिर्फ उसके लिए ऐसा ही एक पीस बनाने के पैसे दिए। तब से हीरो ने शौक के तौर पर नेम प्लेट बनाना शुरू कर दिया। वो गर्व से अपने कुछ बनाए हुए नेम प्लेट्स यामागामी को दिखाता है। यामागामी उसे वो सारे नेम प्लेट्स घर के चारों तरफ टांगने को कहता है। जब हीरो हवेली के चारों तरफ सारे नेम प्लेट्स टांग देता है तो वो चमकने लगते हैं और उस जगह के चारों ओर एक रुकावट बना देते हैं। हीरो हैरान रह जाता है कि उसकी लिखाई में इतनी ताकत हो सकती है, लेकिन यामागामी उसे बताता है कि अगर वो ट्रेनिंग करे तो वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। कुछ दिनों बाद यामागामी और मिठाइयां खाने के लिए हीरो के घर वापस आता है। उन्हें खाने के बाद वो हीरो को अपनी वापस लौटी हुई ताकत दिखाता है। बदकिस्मती से यामागामी की चमक हीरो के लिए बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो उसे कम कर देता है। इसी बीच एक सुनसान बिल्डिंग में दो बुरी आत्माएं हरामा की तरफ झपटती हैं, जो तेजी से कुछ अजीब शब्द बोलने लगता है। जैसे ही आत्माएं उस तक पहुंचने वाली होती हैं, हरामा अपना मंत्र पूरा कर लेता है, जिससे एक नीला घेरा बन जाता है जो उन्हें रोक देता है। फिर से अटैक करने के बजाय आत्माएं हरामा को छोड़ देती हैं और बिल्डिंग के बाहर भाग जाती हैं। ऐसी बुरी आत्माओं से लड़ने के खतरों के बावजूद हरामा बाहर भागता है, क्योंकि इस बात का डर था कि आत्माएं पास के बाजार में किसी मासूम इंसान पर अटैक कर सकती हैं। आत्माओं का पीछा करते हुए हरामा देखता है कि हीरो एक गली के कोने से मुड़ रहा है। हरामा के पास उसे चेतावनी देने का समय नहीं होता, इसलिए आत्मा सीधे हीरो से टकरा जाती है। लेकिन वो यह देखकर हैरान रह जाता है कि आत्मा ही पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। उसके बाद एक गोला जमीन पर गिरता है। कोई भी उस गोले पर ध्यान नहीं देता और हीरो इस बात से परेशान होता है कि उसकी खरीदारी की लिस्ट एक बार फिर से गायब हो गई है। हीरो अपनी लिस्ट के बारे में हरामा से शिकायत करने लगता है, जो सोचता है कि क्या वो कचरे के बैग या ऐसा कुछ खरीदना चाहता था। शुक्र है कि हीरो सच में कचरे के बैग ही ढूंढ रहा था। इस तरह बाजार जाने का उसका काम बच जाता है। वो हरामा का शुक्रिया अदा करता है और कचरे के बैग खरीदने के लिए भाग जाता है, जबकि वो अजीब गोला चुपचाप सड़कों पर गायब हो जाता है। इसी बीच हीरो की हवेली पर वापस यामागामी सुनसान बगीचे को देखता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे वापस पहले जैसा कर देता है। इसके बाद हीरो बगीचे को देखने बाहर जाता है, जहां वो पाता है कि इसका पानी वापस आ गया है और हरियाली पूरी तरह से ताजी हो गई है। हीरो अपनी मदद के लिए यामागामी का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि बेचारी लोमड़ी इतनी ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने के बाद छोटी हो गई है। कुछ दिनों बाद हीरो इस उम्मीद में घर लौटता है कि यामागामी उसके बगीचे में होगा। हालांकि वो हैरान रह जाता है, क्योंकि यामागामी पहले से भी छोटे रूप में आता है और उसके साथ 3 और जानवर भी होते हैं। छोटा यामागामी बताता है कि ये 3 जानवर उसके साथी हैं, जिनका नाम सिरी, उत्सुगी और तोका है। हीरो उन जानवरों को कुछ मिठाइयां देता है जो उन्हें जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। हीरो उन छोटे जानवरों से कहता है कि वो जितना चाहें उतना खा सकते हैं। कुछ समय बाद वो मिठाइयां खाना खत्म करते हैं और पेट भर खाना खाने की वजह से यामागामी अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है। फिर वो देखता है कि हरामा हवेली के बाहर खड़ा है, इसलिए वो हीरो से दरवाजा खोलने को कहता है। बाहर हरामा कांप रहा होता है, क्योंकि उसे हीरो के घर के अंदर एक बहुत ही भयानक ताकत का एहसास होता है। जब दरवाजा खुलता है तो वो तुरंत हीरो से पूछता है कि क्या वो बात करने के लिए अंदर आ सकता है। अंदर आने के बाद हरामा बताता है कि वो एक सरकारी एजेंसी से जुड़ा हुआ एक प्रोफेशनल ओझा है। फिर वो हीरो से पूछता है कि क्या उसने बाजार में उस बुरी आत्मा को खत्म करने के लिए अपनी किसी खास ताकत का इस्तेमाल किया था। हीरो को वो घटना याद आती है, इसलिए हरामा बताता है कि वो हाल ही में बहुत सी ऐसी चीजों का सामना कर रहा है। इसलिए हरामा बताता है कि वो आजकल पहले से कहीं ज्यादा बुरी आत्माओं का सामना कर रहा है। अपने काम के लिए वो हीरो से कहता है कि वो अपनी ताकत से उसके लिए एक ताबीज बना दे। हीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन यामागामी उसे कहता है कि वो बस उसके लिए एक और खरीदारी की लिस्ट लिख दे। हीरो हरामा से पूछता है कि क्या उसे सच में खरीदारी की लिस्ट चाहिए। यह सुनकर हरामा पूरी तरह से हैरान रह जाता है। हरामा सोचता है कि क्या हीरो की खरीदारी की लिस्ट में कोई खतरनाक गैर कानूनी चीजें हैं। लेकिन जब हीरो चाय और टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की चीजें गिनाने लगता है तो हरामा गुस्से में अपनी चाय थूक देता है। जब हीरो लिस्ट लिखना खत्म करता है तो हरामा ध्यान देता है कि उसमें एक रहस्यमयी ताकत है। इसी बीच हीरो को किसी वजह से बहुत थकान महसूस होती है, तो यामागामी उसे याद दिलाता है कि उसने अभी अभी बहुत सारी ताकत इस्तेमाल की है। आखिरकार हरामा हीरो की उस कीमती खरीदारी की लिस्ट के लिए बहुत सारे पैसों की गड्डी निकाल कर देता है। शुरुआत में हीरो पैसे लेने से मना कर देता है और हरामा को याद दिलाता है कि उसने बस कुछ साधारण से शब्द लिखे हैं। हालांकि हरामा उसे उसकी मेहनत से कम पैसे देने से मना कर देता है, इसलिए हीरो न चाहते हुए भी उसके पैसे रख लेता है। फिर भी इतने सारे पैसे देने के लिए शुक्रिया कहने के तौर पर हीरो उसे एक आखिरी तोहफा देता है। हीरो हरामा के हाथ पर एक पेंटागन 5 कोणों वाला निशान बनाता है और बताता है कि यह एक ओझा के काम से जुड़ी हुई चीज है। तभी हरामा को एक केस सुलझाने के लिए एक जरूरी कॉल आता है, इसलिए वो जल्दी से घर के बाहर भागता है। जब वो बताई गई जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके साथियों को एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा ने घेर रखा है, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हरामा सीधे उस आत्मा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन आत्मा मुड़ती है और वो हरामा को निगलने ही वाली होती है। लेकिन वो यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके हाथ पर बना वो पेंटागन निशान उस आत्मा को पूरी तरह से मिटा देता है, जो हीरो की असली ताकत की गहराई को दिखाता है। कुछ दिनों बाद जब यामागामी का आना जाना हीरो की जिंदगी का एक आम हिस्सा बन जाता है, तो वो बेचारा उन सारे तोहफों पर होने वाले अपने खर्चे का हिसाब लगाता है। खर्चे का हिसाब लगाने के बाद हीरो को समझ आता है कि उसके जैसा एक बेरोजगार लड़का उन बाकी बेरोजगार और आलसी जीवों का खर्चा नहीं उठा सकता।
जो बेशर्मी से उसके बगीचे में दुनिया की सबसे महंगी और स्वादिष्ट चीजें खा रहे हैं। हालांकि हीरो ने उन्हें कुछ सस्ती चीजें खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन यामागामी के वो नखरे वाले छोटे साथी साफ तौर पर उदास हो जाते थे। इसलिए उसके पास उन्हें महंगी चीजें देने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर भी इसका मतलब यह था कि हीरो के पास जल्द ही अपने बिल चुकाने के लिए भी पैसे खत्म हो जाएंगे। जब हीरो अपने भविष्य को लेकर परेशान होता है तो यामागामी ध्यान देता है कि हीरो के बगीचे में चुपचाप एक छोटा सा पत्थर आ गया है। बाद में हीरो नौकरी की तलाश में सड़कों पर निकल पड़ता है। वो एक पार्ट टाइम नौकरी के लिए अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उन साथियों का कभी न भरने वाला पेट पालने के लिए यह काफी नहीं होगा। फिर उसकी नजर पास ही हो रहे एक लकी ड्रॉ पर पड़ती है, इसलिए वो अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है। किसी तरह हीरो 1 लाख येन का सबसे बड़ा इनाम जीत जाता है, जिससे उसे कम से कम 3 दिन के खर्चे लायक पैसे मिल जाते हैं। नौकरी ढूंढने का काम टल जाने से खुश होकर वो यामागामी के साथ जश्न मनाने के लिए कुछ ड्रिंक्स खरीदने का फैसला करता है। लेकिन जब हीरो दुकान में घुसता है तो वो अचानक से उनका 333वां ग्राहक बन जाता है। किसी वजह से दुकान के मालिक इस अजीब नंबर का जश्न मनाते हैं, इसलिए इनाम के तौर पर वो हीरो को अपनी सबसे अच्छी ड्रिंक्स का एक सेट गिफ्ट में देते हैं। हीरो सोचता है कि क्या उसकी लगातार लगने वाली यह किस्मत सिर्फ एक इत्तेफाक है। लेकिन जब वो उसके बाद दुनिया का हर एक जैकपॉट जीतने लगता है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसकी किस्मत के साथ कुछ अजीब तो हुआ है। इसके बाद वो एक करोड़पति बनकर घर लौटता है और यामागामी से पूछता है कि क्या उसने लॉटरी जिताने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। यामागामी ना में सिर हिलाता है और हीरो के तालाब में मौजूद एक अजीब से कछुए की तरफ इशारा करता है। वो बताता है कि इस पत्थर जैसे कछुए का नाम रेकी है और यह उन 4 पवित्र जानवरों में से एक है जो अच्छी किस्मत देते हैं। ऐसा लगता है कि हीरो ने कभी रेकी की मदद की थी, इसलिए उस छोटे कछुए ने उसका एहसान चुकाने का फैसला किया। हालांकि हीरो को याद नहीं कि उसने कभी किसी कछुए को बचाया हो। यामागामी बताता है कि उसने बाजार के पास उस बुरी आत्मा को खत्म करके अनजाने में रेकी को उस आत्मा से बचने में मदद की थी। इस बात के बावजूद हीरो को उस कछुए की ताकतों पर शक होता है। अचानक उसे अपनी मां का फोन आता है, जो उसे बताती है कि वो 10 लाख येन की एक लॉटरी जीत गया है, जिसमें उसने पहले कभी हिस्सा लिया था। आखिरकार हीरो मान लेता है कि रेकी सच में किस्मत चमकाने वाला कछुआ है और उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। यामागामी बताता है कि रेकी उस तालाब में रहना चाहता है, तो हीरो सोचता है कि उसे वहां रहने की इजाजत दी जाए या नहीं। यामागामी फिर उसे याद दिलाता है कि वो ही इस घर का असली मालिक है, इसलिए फैसला उसे ही करना है, क्योंकि यह छोटा कछुआ बिना कोई काम किए उसे जिंदगी भर ऐश करने में मदद कर सकता है। हीरो आसानी से उसे अपने बगीचे में रहने की इजाजत दे देता है। फिर वो रेकी को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहने के तौर पर कुछ ड्रिंक्स ऑफर करता है। फ्री की ड्रिंक के बारे में सुनकर वो धीमा कछुआ अपना इनाम पाने के लिए तुरंत एक कटोरी के सामने टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। हीरो मुस्कुराता है और रेकी से कहता है कि वो जितना चाहे उतना पी सकता है, लेकिन तभी उसके सामने एक चमकता हुआ गोला आता है। जब वो गोला जमीन पर गिरता है तो उसकी चमक खत्म हो जाती है और उसके अंदर बीजों का एक गुच्छा दिखाई देता है। हीरो सोचता है कि ये बीज कहां से आए, तो यामागामी बताता है कि ये रेकी की तरफ से एक तोहफा है। फिर जैसे ही हीरो उन बीजों को बोने के लिए तैयार होता है, यामागामी उसे चेतावनी देता है कि वे एक बहुत बड़े पौधे में बदल जाएंगे। अपने बगीचे को बर्बाद होने से बचाने के लिए हीरो बीजों को बोने से पहले यामागामी से किसी सही जगह के बारे में पूछता है। बीजों को बोते समय हीरो सोचता है कि वे असल में कौन सा पौधा बनेंगे, लेकिन यामागामी इसे एक सरप्राइज ही रहने देता है। कुछ दिनों बाद हीरो यामागामी और उसके साथियों के लिए कुछ कुकीज लेकर बगीचे में जाता है। अचानक छत से 2 छोटी आत्माएं झांकती हैं, जिससे बेचारा हीरो बुरी तरह डर जाता है। फिर यामागामी उन्हें फुजिन और रेन के नाम से बुलाता है, इसलिए हीरो समझ जाता है कि वे जापानी कहानियों की हवा और बिजली की मशहूर आत्माएं हैं। हालांकि कहानियों में उन दोनों आत्माओं को काफी डरावना बताया गया था, लेकिन असल जिंदगी में वे काफी क्यूट लग रही थीं। उनकी असली पहचान जानने के बाद हीरो उन्हें कुछ कुकीज देता है, जिसे वे खुशी खुशी ले लेते हैं। फिर वे दोनों यामागामी के लगभग मरने की हालत में पहुंचने का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वो बूढ़ी लोमड़ी गर्व से उन्हें बताती है कि वो इतनी आसानी से कभी नहीं मरेगा। इसी बीच यामागामी के साथी इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं कि उन आत्माओं ने उनकी कुकीज चुरा ली। उनके वहां आने के बारे में पूछने से पहले ही वो दोनों जुड़वा गॉड्स बताते हैं कि वे बस हीरो के मशहूर बगीचे को देखने के लिए उत्सुक थे, इसलिए वे उसे देखने के लिए चले आए। फिर वे रेकी को उसकी कटोरी से पीते हुए देखते हैं, इसलिए हीरो उन्हें भी ड्रिंक ऑफर करता है। जब वे दोनों ड्रिंक पी लेते हैं तो फूजिन हीरो को तोहफे के तौर पर हवा की अपनी ताकत देता है। हैरान होकर हीरो सोचता है कि इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसलिए यामागामी उससे कहता है कि वो खुद को हवा का इस्तेमाल करते हुए महसूस करे। यह सुनकर हीरो अपने हाथ बाहर निकालता है और पूरा ध्यान लगाता है। जल्द ही उसी दिशा में एक हल्की हवा बहने लगती है। हालांकि हीरो अपनी इस नई वैक्यूम क्लीनर जैसी ताकत का इस्तेमाल करके खुश होता है। यामागामी बताता है कि वो इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए ट्रेनिंग कर सकता है। कहीं और एक अंधेरी बिल्डिंग में हरामा और भी कई बुरी आत्माओं से लड़ रहा होता है। जैसे ही वो एक और आत्मा को खत्म करता है, वो देखता है कि हीरो का बनाया हुआ पेंटागन धीरे धीरे फीका पड़ गया है। हरामा को थोड़ा बुरा लगता है कि उसका वो ताकतवर पेंटागन अब गायब होने वाला है। तभी पास में उसके 2 साथी घबराहट में चिल्लाते हैं। वो मुड़कर देखता है कि आकिजू नाम के एक आदमी को एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा ने घेर रखा है। हालांकि आकिजू की पार्टनर होरावा पास ही खड़ी होती है, लेकिन वो उस खतरनाक आत्मा के खिलाफ कुछ भी करने में खुद को कमजोर महसूस करती है। आकिजू उसे मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि आत्मा अटैक करने के लिए झपट पड़ती है। अचानक हरामा बिल्कुल सही समय पर वहां पहुंचता है और एक खरीदारी की लिस्ट से उस आत्मा को खत्म कर देता है। जब हरामा होरावा को चेक करता है तो आकिजू हरामा के हाथों में उस खरीदारी की लिस्ट को देखकर चिढ़ जाता है। इसके बाद वो होरावा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे हरामा की उन ताकतवर खरीदारी की लिस्ट के बारे में कुछ पता है। होरावा मानती है कि उसे कुछ नहीं पता, इसलिए आकिजू उस पर गुस्सा हो जाता है।
वो कंफ्यूज होकर सोचती है कि वो इतना परेशान क्यों है। फिर वो पूछती है कि वो हरामा से इतनी नफरत क्यों करता है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर भी हुरावा खुद को छुड़ाती है और वहां से चली जाती है, जिससे अकीजू अपने टूटे हुए घमंड के साथ अकेला रह जाता है। कुछ दिनों बाद हीरो अपने बगीचे में बाहर आता है और देखता है कि बाहर बारिश रुक गई है। यमागामी बताता है कि बगीचे पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अंदर रहने वाले सभी जादुई जीवों की एनर्जी ने इसके चारों ओर एक घेरा बना दिया है। फिर हीरो देखता है कि जो बीज उसने बोए थे वे अब एक छोटे पौधे में बदल गए हैं। यामागामी हीरो को बताता है कि इस पौधे को घर का पवित्र पेड़ माना जाएगा और इसका नाम उसके खुद के नाम पर कुसेनिनोई रखा जाएगा। हीरो हाँ में सिर हिलाता है और यामागामी के लिए कुछ और खाने की चीजें निकालने से पहले उस पौधे को पानी देता है। जब वो सफेद लोमड़ी खाना खा रही होती है, हीरो अपने सामान में से पहाड़ पर चढ़ने का कुछ गियर निकालता है। यामागामी सोचता है कि वो कहां जा रहा है, इसलिए हीरो बताता है कि वो उसके पहाड़ पर ट्रैकिंग करने जाना चाहता है। हैरान होकर यामागामी उसे चेतावनी देता है कि उसका पहाड़ ट्रैकिंग के लिए कोई आसान जगह नहीं है, लेकिन हीरो को अपने गियर पर पूरा भरोसा होता है। आखिरकार यामागामी उसे अपने पहाड़ पर ट्रैकिंग करने की इजाजत दे देता है, बशर्ते वो उसके मंदिर से ऊपर न जाए। अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद हीरो यामागामी के 3 साथियों के साथ होजो पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए जाता है। रास्ते में हीरो को उस मुश्किल रास्ते पर चलने में परेशानी होने लगती है, लेकिन वे तीनों आत्माएं उसका हौसला बढ़ाती हैं। एक लंबी और मुश्किल ट्रैकिंग के बाद हीरो आखिरकार एक खुली जगह पर पहुंचता है, जहां उसे यामागामी का टूटा हुआ पुराना मंदिर दिखाई देता है। तीनों साथी हीरो को समझाते हैं कि उसे कुछ भी साफ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हीरो फिर भी अपने दोस्त को सम्मान देने के लिए उसे ठीक करना चाहता है। उसकी इस लगन को देखकर आत्माएं सामान ले जाने और टूटे हुए मंदिर को ठीक करने में उसकी मदद करती हैं। कुछ समय बाद वे मंदिर की सफाई पूरी करते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं। अचानक सबको पास के जंगल से कुछ अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। बिना कुछ बताए आत्माएं यह पता लगाने के लिए उठ खड़ी होती हैं, इसलिए हीरो भी उनके पीछे भागता है। जब वो उन तक पहुंचता है तो देखता है कि पास के एक झरने के चारों ओर एक बड़ी सी काली धुंध जमा हो गई है। उस काली धुंध से एक बुरी आत्मा बाहर आती है और एक साथी पर अटैक करती है, जो हीरो की बाहों में छुप जाता है। फिर उनमें से एक देखता है कि उस बुरी आत्मा ने किसी दूसरे जीव को अपने अंदर समा लिया है, और फिर वो हीरो से पूछता है कि क्या वो उसे देख सकता है। हीरो बताता है कि वो सिर्फ अच्छी आत्माओं को ही देख सकता है, लेकिन यह बुरी आत्मा इतनी ताकतवर है कि वो भी इसे धुंधला सा देख पा रहा है। चूंकि वे छोटे जानवर उस बुरी आत्मा के पास जाने से बहुत डर रहे होते हैं, हीरो अपने एक नोट के साथ उसका सामना करने का फैसला करता है। जब वो उस नोट से आत्मा को खत्म करने की कोशिश करता है तो आत्मा उसके अटैक से बच निकलती है और पलटवार करती है। हीरो समझ जाता है कि वो अपनी जान खतरे में डाले बिना उस आत्मा को नहीं हरा सकता, लेकिन तभी उसे एक और आइडिया आता है। वो अपने बैग से बहुत सारे नोट्स निकालता है और उन्हें हवा में उछाल देता है और अपनी हवा वाली मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें एक मशीन गन की तरह उस आत्मा की तरफ उड़ा देता है। इस बार एक नोट बुरी आत्मा को जा लगता है, जो तुरंत ही उसका नामो निशान मिटा देता है। बुरी आत्मा के गायब होने के बाद उसके शरीर से एक अजीब सा गोला बाहर गिरता है और उसके अंदर एक अजीब सा जीव दिखाई देता है। जब हीरो यह चेक करने की कोशिश करता है कि वो जीव ठीक है या नहीं, तो वो तुरंत चौकन्ना हो जाता है और वहां से भाग जाता है। हालांकि हीरो को थोड़ी निराशा होती है, लेकिन वो यह देखकर खुश होता है कि वो जीव बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद वो घर लौटता है और यामागामी उसका मंदिर साफ करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर हीरो उससे उस जीव के बारे में पूछता है जिसे उसने देखा था, लेकिन यामागामी एक बार फिर उसे यह राज नहीं बताता। हीरो उसे यह राज रखने देता है, लेकिन फिर वो देखता है कि कुसेनिनोई पेड़ ने बढ़ना बंद कर दिया है। वे साथी समझाते हैं कि चूंकि यह पेड़ एक पवित्र पौधा है, इसलिए इसके बढ़ने का तरीका आम पेड़ों से बिल्कुल अलग है। जब वे पेड़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, रेकी हीरो को दरवाजे की तरफ इशारा करता है, तो वो बाहर जाकर चेक करता है। बाहर उसे हवा में तैरता हुआ एक छोटा सा नीला ड्रैगन दिखाई देता है। वो ड्रैगन हीरो को झुककर नमस्ते करता है, इसलिए वो भी सम्मान में सिर झुकाता है। हीरो फिर ड्रैगन को अंदर बुलाता है और यामागामी से उसके बारे में पूछता है। यामागामी बताता है कि इस ड्रैगन का नाम ओरियू है और यह किस्मत चमकाने वाले उन 4 जानवरों में से एक और जानवर है। ओरियू की नजर कुसेनिनोई पेड़ पर पड़ती है और वो बाहर जाकर एक अजीब सी ताकत को समन करता है। जल्द ही बगीचे के चारों ओर जादुई घेरा होने के बावजूद काले बादल घिरने लगते हैं। हालांकि जब बादलों से बारिश होने लगती है तो वे कुछ ही सेकंड में उस कुसेनिनोई पेड़ को एक विशाल आकार में बड़ा कर देते हैं। एक बार जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो ओरियो बारिश रोक देता है और हीरो से उसके तालाब में रहने की इजाजत मांगता है। हीरो उसे वहां रहने देने के लिए मान जाता है, लेकिन सिर्फ तभी जब रेकी को इससे कोई ऐतराज न हो। क्योंकि रेकी को कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए ओरियो उनके साथ रहने लगता है। यामागामी बताता है कि ओरियो हीरो को बहुत पसंद करता है, क्योंकि हरामा ने अपने पेंटागन का इस्तेमाल करके उसे एक बुरी आत्मा से आजाद कराया था। हालांकि यह असल में हरामा का काम था, लेकिन ओरियो को उसकी जादुई ताकत के असली सोर्स का पता चल गया और वो हीरो के घर उसका शुक्रिया अदा करने आ गया। अचानक हरामा खुद दरवाजे पर आ जाता है, इस उम्मीद में कि उसे भूतों को दूर भगाने वाली लिखाई का एक और बंडल मिल जाएगा। हीरो उसके लिए नए नोट्स का एक बंडल निकालता है और बदले में हरामा उसे शुक्रिया कहने के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई देता है। उस टेस्टी खाने को देखकर यामागामी के मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन हीरो का ध्यान हरामा पर ही रहता है। वो उस ऊंजा से पूछता है कि क्या वो पेंटागन किसी काम का था, और हरामा उसकी लाजवाब ताकत के लिए उसकी तारीफ करता है। फिर वो उससे अपने हाथ पर एक और निशान बनाने को कहता है, लेकिन इस बार वो चाहता है कि उसका आकार थोड़ा अलग हो। हीरो सोचता है कि क्या हरामा को बस पेंटागन पसंद नहीं है, लेकिन वो बताता है कि पेंटागन असल में एक दूसरे परिवार का खानदानी निशान है। हीरो हाँ में सिर हिलाता है और हरामा के हाथ पर एक नया निशान बनाता है, जिसे वो काम करते हुए ध्यान से देखता है।
हरामा का एक भरोसेमंद साथी इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि हीरो के नोट्स ज्यादा काम के नहीं हैं, क्योंकि उन्हें फेंकना बहुत मुश्किल है। हरामा बताता है कि उसने हीरो से अपने लिए कड़क बिजनेस कार्ड्स लिखवाकर यह परेशानी पहले ही सुलझा ली है। यह सुनकर उसका साथी मजाक करता है कि हरामा अपने उड़ने वाले कार्ड्स के साथ एक सुपर हीरो बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर वो सीरियस हो जाता है और उसे चेतावनी देता है कि वो हीरो की पहचान को एक राज ही रखे, क्योंकि कोई भी बुरा इंसान आत्माओं को दूर भगाने वाली उसकी ताकतों का गलत फायदा उठा सकता है। वो बताता है कि अकीजू को पहले ही हीरो के बारे में पता चल गया है, लेकिन उसे उम्मीद है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी बीच बाजार में हीरो की टक्कर अकीजू से हो जाती है, जो उसे घूर कर देखता है और वहां से चला जाता है। कंफ्यूज होकर हीरो आगे बढ़ता रहता है, लेकिन वो उस छोटे से ताबीज को नहीं देख पाता जो अकीजू ने चुपके से उसकी पीठ पर चिपका दिया था। अगले पार्ट को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखें।